गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा लेक्चर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था, जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला किंगडम स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर हमने शुरू किया था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को लेकर के हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे यू बैक्टीरिया का साइज, यू बैक्टीरिया का शेप, उसके जो है फ्लैजिला, उसके पिलाई क्या होते हैं, उसकी सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर ये जैसे यू बैक्टीरिया का डायग्राम दिख रहा है, इस यू बैक्टीरिया के डायग्राम के अंदर मैंने आपको अलग अलग तरह के कंटेंट बताए थे। मैंने कहा था कि हम सबसे पहले यू बैक्टीरिया के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के जो है वो एनवेलप बनता है, यानी सेल का एनवेलप हम लोगों ने पढ़ा था। सेल के एनवेलप में मैंने बताया था, सेल का एनवेलप क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया के चारों ओर जो लेयर होती है, जो उसको बनाती है, उसकी आकृति बनाती है, उसको सुरक्षा देती है, वो किन चीज़ों से बनती है। तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया के सेल है उसका एनवेलप 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले नंबर पे आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये वो कंटेंट होता है जो बैक्टीरिया के अंदर सबसे बाहर होता है, जिसके आधार पर बैक्टीरिया हार्ड और स्मूथ के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड नंबर पे सेल वॉल होती है, जो आपको पता ही है कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। थर्ड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बढ़ने के बाद अब हम बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो देखो साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है। जैसे देखो, हम एक डायग्राम से बताते हैं, ये जैसे बैक्टीरिया का एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का एक साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये समझो कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं, तो देखो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, ये जैसे साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई कई जगह पर फोल्ड होती है, हर किसी में नहीं। ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं, यानी वायवीय श्वसन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनमें क्या होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मीजोसोम। ठीक है, और ये जो मीजोसोम है, ये मीजोसोम एक्चुअल में क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। सिर्फ रेस्पिरेशन ही नहीं करेगी, ये रेस्पिरेशन के साथ बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फ्यूजन करना चाहता है, एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है कि बैक्टीरिया अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करना चाहता है। तो बैक्टीरिया अगर बाइनरी फ्यूजन करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग जो है मीजोसोम के द्वारा पढ़ते हैं, कि मीजोसोम की वजह से बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, वो क्या होता है, डबल होता है। डीएनए डबल होगा, इसका मतलब हमने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो इसका मतलब हमने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो मीजोसोम के बहुत सारे काम है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है बैक्टीरिया का वो एरिया जहां पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, यानी वो एरिया जहां पर न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन डेंस एरिया है जो बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की तरह होता है। आपको मैंने पहले भी डिफरेंस बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये है यूकैरियोटिक सेल जो कि ह्यूमन में होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस की तरह होता है। न्यूक्लियस है नहीं लेकिन न्यूक्लियस के जैसा कंडेंस एरिया दिखने को मिलता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसका मतलब वो एरिया जो डीएनए के आसपास का है और न्यूक्लियोइड जैसा लगता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है और इसी डीएनए को हम कहते हैं जीनोफोर। इसका मतलब बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जीनोफोर के नाम से जानते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम ये पढ़ेंगे, तो फर्स्ट तो है मीजोसोम, दूसरे नंबर पे जीनोफोर। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या चीज होती है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक काम करता है। जैसे मान लो आप किसी बैक्टीरिया को खत्म करना चाहते हो, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो
उस बैक्टीरिया के अंदर अगर प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड एक प्रकार का एडिशनल डीएनए है जो हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है उस प्लाज्मिड की वजह से आपके एंटीबायोटिक से प्रभावित नहीं होंगे, यानी इनके अंदर प्लाज्मिड ने एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी बनाई, ये समझ लो। इस तरह से प्लाज्मिड काम करता है। प्लाज्मिड बहुत सारे काम करता है। प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन वगैरह बनाने के अंदर। 4 नंबर पे हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी बॉडी जो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती है, फ्री हो सकती है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स और जो है न्यूक्लियस, डीएनए, इन सब के अलावा होती है। बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई स्टोरेज फूड है तो वो इंक्लूजन बॉडी में आएगा। बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई ग्रेन्यूल्स है तो वो इंक्लूजन बॉडी में आएगा। गैस वैक्यूल वगैरह होती है जो इंक्लूजन बॉडी में आती है, यानी ऐसी बॉडी जो सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है, बट बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो सबसे पहले हम बताते हैं मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या चीज होती है? तो अभी मैंने बताया कि मीजोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं, इस डायग्राम में यहाँ पर मैंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मॉडिफाइड हो रही है, और मॉडिफाइड होकर के किसको बनाती है? मीजोसोम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनता है। फाउंड इन सर्कुलर कॉइल बॉडी, ये आपको किस रूप में दिखने को मिलता है? तो देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये सर्कुलर कॉइल बॉडी है। ये सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर इस टाइप से फिंगर लाइक बताया, बट मीजोसोम ऐसा भी हो सकता है, सर्कुलर बॉडी के रूप में भी हो सकता है ऐसा में। उसके बाद में इसके अंदर जो है दिख रहा है, इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीजोसोम के पास कौन से एंजाइम होते हैं? मीजोसोम के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम ही रेस्पिरेशन करवाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कंप्लीट करना है, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करना है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो किसके पास होते हैं? मीजोसोम के पास। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, बट वो कंटेंट में कम होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के नाम भी बताया, जैसे ऑक्सीडेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में मीजोसोम की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इट फाउंड इन मोस्ट प्रिमिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा मीजोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा मीजोसोम जो है वो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करें तो मीजोसोम के क्या क्या काम है? तो देखो अभी बताया था कि पहला काम तो मीजोसोम का है रेस्पिरेशन करना, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों करता है एरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? इनके पास एंजाइम्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कंडक्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। दूसरे नंबर पे हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जब अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को भेजता है तो उस समय दोनों बैक्टीरिया के बीच में ट्यूब बनती है, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, इस बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, लेकिन पहले वाले बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं है। तो फिर जो फर्स्ट बैक्टीरिया है, जिसको हम प्लस कह सकते हैं, मेल कह सकते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने प्लाज्मिड का भाग जो है वो दूसरे प्लाज्मिड मतलब दूसरे बैक्टीरिया में भेजेगा, यानी अपना प्लाज्मिड पहले डबल करेगा, एज इट इज कॉपी करेगा, और फिर उस प्लाज्मिड को सेकंड बैक्टीरिया में भेजेगा। तो जब बैक्टीरिया में भेजेगा तो वो क्या करेगा कि दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनती है, और वो ट्यूब जो है इस टाइप से एक ट्यूब जो है वो उस ट्यूब के माध्यम से प्लाज्मिड जो है वो एक बैक्टीरिया से किसमें आएगा? दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। ये जो रिप्रोडक्शन का आपको प्रोसेस दिख रहा है, इसको हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन के अंदर ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि मीजोसोम रोल प्ले करता है। मीजोसोम के बिना कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है कुछ हद तक। ठीक है, उसके बाद में मीजोसोम का नेक्स्ट फंक्शन बताया गया है इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि देखो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके पास एक डीएनए है, ये इसका डीएनए। अब बैक्टीरिया को एक रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है जिसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, आपको बाइनरी फिजन के बारे में पता ही होगा कि जब बैक्टीरिया एक से दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के लिए बैक्टीरिया एक से दो बन जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि जो दूसरा बैक्टीरिया बनेगा उसके अंदर डीएनए आना चाहिए, क्योंकि डीएनए आएगा तभी बैक्टीरिया ढंग से काम कर पाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम। अब ये मीजोसोम क्या करता है? जो डीएनए होता है, जो आपको डीएनए दिख रहा है, इस डीएनए को ये मीजोसोम क्या करेगा? डबल करेगा।
यानी इसका रेप्लिकेशन करेगा। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो देखो ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करके अपने संख्या में वृद्धि करेगा। यानी अब बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम की वजह से डीएनए कितने हो गए, 1 से 2 हो गए। तो फर्स्ट डायग्राम में डीएनए कितना था, 1, जबकि सेकंड डायग्राम में डीएनए कितने होंगे, 2 हो गए। इससे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो बैक्टीरिया की सेल जो है वो इस टाइप से टूट जाएगी और टूटने के बाद में फिर उसके बाद में इसका डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बैक्टीरिया 1 से कितने बन जाएंगे, 2, और दोनों में अपना खुद का डीएनए बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये है बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन कभी संभव होगा, कब संभव होगा, जब मीजोसोम काम करेगा। ठीक है, तो मीजोसोम का तीसरा फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अलावा ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है। एक अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये बैक्टीरिया की सेल का फॉर्मेशन भी करेगा और सेप्टा भी बनाएगा। सेप्टा का मतलब क्या होता है, तो इसी डायग्राम में देखो, इसी डायग्राम के अंदर जो 3rd नंबर का डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखो ये जो सेल अलग हो रही है ऐसे, तो जब सेल अलग हुई तो बीच में सेप्टा बन रहा है। सेप्टा का मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इस टाइप से समझो कि इस डायग्राम से जो नेक्स्ट डायग्राम है वो डायरेक्ट नहीं बनेगा ऐसे, पहले दोनों डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम पहले इस स्टेज में पहुंचेगा। यानी दोनों, ये जो फर्स्ट ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये समझो कि पहले बैक्टीरिया इस स्टेप में पहुंचेंगे जिसमें बैक्टीरिया दोनों अलग हो जाएंगे और बीच में दीवार बनेगी। इस दीवार का मतलब होता है सेप्टा। इस सेप्टा को बनाने में भी मीजोसोम का रोल है। तो मीजोसोम न सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन करता है बल्कि सेप्टा का निर्माण भी करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बाइनरी फिजन जो है उसमें पूरा का पूरा कौन मदद करता है, मीजोसोम। ठीक है, तो इस तरीके से मीजोसोम का काम कंप्लीट होता है। मीजोसोम के बाद बैक्टीरिया में 2nd नंबर का हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं न्यूक्लियोइड। जैसा कि मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर फर्स्ट होता है मीजोसोम, 2nd नंबर पे कौन होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, तो अभी बताया था बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस जैसा रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब उस न्यूक्लियोइड में क्या होता है, डीएनए होते हैं। और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो हमेशा हमारे डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है। बस फर्क इतना होता है कि हमारा डीएनए स्ट्रेट होता है, हेलिकल होता है, इनका डीएनए सर्कुलर होता है। जैसे अगर मैं आपको 2 सेल बनाऊं, एक सेल में बना रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल, एक बना रहा हूं मैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे गोलाकार होता है, इस सर्कुलर होता है। जबकि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, हमारी बॉडी की सेल है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे हेलिकल होता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट होता है, सर्कुलर नहीं। बस इतना सा फर्क है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए इनका डीएनए नॉन हिस्टोनेटेड होता है। तो पढ़ते हैं, देखिए, इट इज एन एरिया वर रिजेंबल टू न्यूक्लियस बट नॉट न्यूक्लियस। ये वो एरिया जो न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इट लैक न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियर का एनवेलप। तो ये सिर्फ एरिया है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि न्यूक्लियोइड इज ओनली एरिया रिजेंबल टू न्यूक्लियस बट नॉट एक्चुअल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। इट कंटेन डबल स्ट्रैंड नेकेड सर्कुलर डीएनए। तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, जीनोफोर होता है। और न्यूक्लियोइड के अंदर जो जीनोफोर होता है वो जीनोफोर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये डीएनए सर्कुलर भी है, ये डीएनए जो है वो नेकेड भी है। नेकेड का मतलब उनमें हिस्टोन नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरिया के डीएनए की विशेषता बताओ। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसको किस नाम से जानते हैं, जीनोफोर के नाम से जानते हैं। जीनोफोर जो है वो में अटैच विथ मीजोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जीनोफोर जो है यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ सकता है, वो मीजोसोम से जुड़ सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। बैक्टीरिया में 3rd नंबर पे हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड। अभी बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल डीएनए होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा डीएनए, जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में देखो आपको जो बीच में जो आपको एक पर्पल कलर का डायग्राम दिख रहा है, ये पर्पल कलर का डायग्राम है, इसको तो हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। लेकिन साइड में ये जो 2 रिंग दिख रही है, ये दोनों रिंग है, ये भी एक प्रकार का डीएनए है, लेकिन इनको हम न्यूक्लियोइड नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जो 2 रिंग दिख रही है इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड ये समझो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक एडिशनल डीएनए होता है।
अब जब ये बैक्टीरिया में एडिशनल डीएनए है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कुछ बैक्टीरिया में ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टिविटी शो करता है, उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक शो नहीं अफेक्ट नहीं कर सकती। कुछ बैक्टीरिया में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कुछ बैक्टीरिया में ये प्योरिफिकेशन का काम करता है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग तरह का प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में यही प्लाज्मिड जब प्लांट में जाता है तो ट्यूमर पैदा करता है। अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो अब प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड की डेफिनेशन पूछी जाती है 11th क्लास 12th क्लास दोनों में ही। क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड सेल्फ रेप्लिकेटेड वेक्टर डीएनए। यानी प्लाज्मिड जो है वो पहली बात तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा बॉडी है। दूसरी बात डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड से बना है। 2 स्ट्रैंड का मतलब है कि एक तो पहले स्ट्रैंड तो ये और उसके बाद में दूसरी स्ट्रैंड ये। ऐसे डीएनए जो 2 स्ट्रैंड से बना उसको कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद में सर्कुलर होता है, अभी बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में भले प्लाज्मिड हो या न्यूक्लियोइड हो दोनों क्या होते हैं सर्कुलर। उसके बाद में नेकेड होते हैं, नेकेड का मतलब विदाउट हिस्टोन, इनके अंदर हिस्टोन नहीं होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं विदाउट हिस्टोन कहते हैं, विदाउट हिस्टोन। जो भी डीएनए हिस्टोन से लेस होता है उसको कहते हैं विदाउट हिस्टोन वाला या नेकेड, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ रेप्लिकेटेड, खुद का कॉपी करा सकता है, खुद का जेरोक्स बना सकता है। और वेक्टर डीएनए, इसका नाम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का मतलब ये जीन टैक्सी है, क्या है जीन टैक्सी। जीन टैक्सी का मतलब ये जीन को कैरी कर सकता है। ये ऐसा डीएनए होता है जो दूसरे डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है और साथ ही साथ उनको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज सकता है, इसलिए इसको जीन टैक्सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वेक्टर डीएनए इसका मतलब प्लाज्मिड किसका काम करता है, जीन टैक्सी का काम करता है। ये एक डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आराम से भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम मेन न्यूक्लियस। अभी बताया था कि मेन न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर हम बैक्टीरिया के डायग्राम की बात करें तो ये जैसे बैक्टीरिया का डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये तो है इनका मेन डीएनए इस टाइप से, लेकिन ये प्लाज्मिड है। तो मेन जो न्यूक्लियस है ये मेन न्यूक्लियस है, इससे ये कैसा होता है बिल्कुल फ्री होता है। पर जरूरी नहीं हर बार फ्री होता है, कई बार ये जुड़ा हुआ भी होता है। अगर ये मेन न्यूक्लियस से फ्री है तो अच्छी बात है, अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको एपिसोम के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिपेंडेंट टू मेन न्यूक्लियस है। समटाइम प्लाज्मिड टेम्परेरी गेट अटैच्ड टू न्यूक्लियर बॉडी एंड टू फॉर्म एपिसोम। ये किसने बताया था, जैकब और वॉलमैन ने 1966 में बताया। जैकब और वॉलमैन ने 1966 में ये भी बताया कि जरूरी नहीं कि हर बार न्यूक्लियोइड से अलग है। समटाइम प्लाज्मिड जो है वो टेम्परेरी अटैच हो जाता है किससे, न्यूक्लियोइड से, न्यूक्लियर बॉडी से अटैच हो। जैसे ये प्लाज्मिड है, मान लो ये न्यूक्लियर बॉडी से जुड़ गया तो ऐसी कंडीशन में ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको किस नाम से जानते हैं, एपिसोम। तो एपिसोम क्या है, प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, एपिसोम। अब प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने की थी, तो हेज और लेडरबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड बहुत सारे रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जो है अभी बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऑयल का प्योरिफिकेशन करता है, ऑयल का डिग्रेडेशन भी कर सकता है। इन सब के अलावा बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लाज्मिड की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड का टाइप है जिसको कहते हैं एप प्लाज्मिड। अब इस एप का मतलब क्या होता है, एप का मतलब होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। ऐसा प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी में मदद करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में मदद करता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एप प्लाज्मिड। आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम जिसके अंदर हमने प्लाज्मिड को बताया हुआ है जिसका नाम है एप प्लाज्मिड। सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने प्लाज्मिड नहीं बताया। इससे पता चलता है कि एक बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड है उसको हमने मेल या डोनर कहा है, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसको हमने फीमेल या रेसिपिएंट कहा है। इसका मतलब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के आइडेंटिटी को भी चेंज कर सकता है। अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो वो डोनर कहलाएगा, वो मेल है, और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है तो फीमेल है। अब इसमें होगा क्या कि जो मेल बैक्टीरिया है वो अपना प्लाज्मिड का पार्ट यानी प्लाज्मिड को कॉपी करके अपना जो प्लाज्मिड है वो फीमेल बैक्टीरिया को देगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो है वो फीमेल को दे रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कॉन्जुगेशन में बताया था कि मीजोसोम कॉन्जुगेशन में मदद करता है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि मेल बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो है वो कॉपी करके किसको देगा, फीमेल को। अब इसका नाम कॉन्जुगेशन क्यों दिया, क्योंकि इसमें दोनों बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, जुड़ते हैं।
साथ ही साथ बीच में ट्यूब भी बनती है, और ये ट्यूब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी। ये ट्यूब जो बन रही है वो इस टाइप से बन रही है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मेल बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड इसको देता है, फीमेल को देता है, तो दैट इज द ट्यूब, इसके मदद से ही होता है। तो प्लाज्मिड जो है वो फर्स्ट काम क्या कर रहा है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, यानी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, बिकॉज इट लुक लाइक रिप्रोडक्शन because of gene transfer from one bacteria to other bacteria, but they lack sex organ, so it is called sexual recombination instead of sexual reproduction, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी इनमें कॉन्जुगेशन होगा तो इनमें सेक्स पिलाई की भी आवश्यकता होती है। पिलाई क्या होती है? बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है उसके चारों ओर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये वही स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है और रिप्रोडक्शन में मदद करती है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसका दूसरा टाइप है आर प्लाज्मिड। ये वही प्लाज्मिड है जिसके बारे में मैंने 2-3 बार पहले से बताया कि कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक को लेकर के रेजिस्टिविटी आती है, एंटीबायोटिक को लेकर के प्रतिरोधकता आती है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप लगाते हो और अगर बैक्टीरिया जो आपकी स्किन पे लगा हुआ है उसमें अगर प्लाज्मिड है और वो प्लाज्मिड अगर आर प्लाज्मिड है तो फिर आपके एंटीबायोटिक जो है कितना ही लगा लो उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आर प्लाज्मिड है, उसने रेजिस्टिविटी पैदा करती। तो देखिए, दिस प्लाज्मिड कैरी जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉमन एंटीबायोटिक लाइक क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सल्फोनेमाइड। ये जो कुछ एंटीबायोटिक है इनके अगेंस्ट ये क्या शो करते हैं? प्रतिरोधकता शो करते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैविंग आर प्लाज्मिड आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। कोई बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक का मतलब रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह रोग होते हैं। तो इन बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जा रहे हैं और इनके अंदर अगर प्लाज्मिड है तो आपका जो है इलाज मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लाज्मिड है। आप एंटीबायोटिक यूज करोगे तो फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं, लेकिन कंटिन्यू एंटीबायोटिक यूज करने से कहीं ना कहीं ये रेजिस्टिविटी बना देते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड का तीसरा टाइप है कोल प्लाज्मिड। कोल शब्द का मतलब होता है कॉलिसिनोजेनिक, और कॉलिसिनोजेनिक जो है ये शब्द कहाँ से आया? ये आया कॉलिसिन से या बैक्टीरियोसिन से। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने खुद की रक्षा करने के लिए एक केमिकल बनाते हैं और उस केमिकल को हम कहते हैं कॉलिसिन। और ये केमिकल जो है वो क्या करते हैं, वो इन बैक्टीरिया की दूसरे बैक्टीरिया से रक्षा करता है। यानी सम टाइम हम कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये बैक्टीरियोसिन या कॉलिसिन के बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ बॉडी ऐसी भी होती है जो उनको एनर्जी देती है, जो उनको और भी डिफरेंट काम करने के लिए मदद करती है, जो न तो न्यूक्लियस है, न डीएनए है, न ही उनके अंदर वो सेल ऑर्गेनल है। ये बॉडी अपने आप में देखा जाए तो इंक्लूजन बॉडी कहलाती है। इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया में 3 टाइप से पाई जाती है। जैसे पहला टाइप मैंने लिखा है गैस वैक्यूल, यानी अगर बैक्टीरिया में कई गैस बन रही है तो गैस बनाने के लिए वो वैक्यूल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, ये बैक्टीरिया है और इन बैक्टीरिया के अंदर छोटी छोटी वैक्यूल होती है, और ये जो वैक्यूल है इनके अंदर क्या बनती है, इनके अंदर जो है गैस भरी हुई होती है, जिससे बैक्टीरिया वाटर में स्विम कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो कहीं पर भी गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, सल्फर वगैरह जो भी गैस है। तो उन गैस को होल्ड करने के लिए गैस वैक्यूल पाई जाती है, जिसको किस में मानते हैं? इंक्लूजन बॉडी में मानते हैं। सेकंड नंबर पे आपको इंक्लूजन बॉडी के रूप में देखने को मिलेगा इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। कई बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज पाए जाते हैं। ये सारे के सारे सब्सटेंसेज जो है वो इंक्लूजन बॉडी में गिने जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, किसी में सल्फर। हर बैक्टीरिया का अपना क्या काम है, उसके आधार पर वो जो है वो अलग अलग तरह के केमिकल को क्या करता है? होल्ड करता है। थर्ड नंबर पे फूड रिजर्व होता है। फूड रिजर्व का मतलब कुछ बैक्टीरिया, अब हर बैक्टीरिया को खाना खाना है। जैसे हमारी सेल में, लीवर में जो सेल्स होती है, बॉडी की जो मसल सेल है, वो किसको स्टोर करती है? ग्लाइकोजन को। तो हमारी सेल के अंदर जो स्टोरेज फूड है वो कौन सा है? ग्लाइकोजन। प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि स्टोरेज फूड कौन सा होता है? स्टार्च। जैसे बैक्टीरिया का भी स्टोरेज फूड होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अलग अलग नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमनली तो ग्लाइकोजन होता है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज फूड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज, ठीक है, जो भी काम है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल का मतलब ऐसी वैक्यूल जो गैस को स्टोर कर रही है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में और ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। इनके अंदर चारों ओर प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है, और ये गैस के लिए तो परमिएबल होती है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। मतलब ये गैस को लेके जा सकती है, वाटर को नहीं। सेकंड नंबर पे होता है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। अभी बताएं कि बैक्टीरिया में सिर्फ गैस बॉडी ही नहीं होती, बैक्टीरिया में इनऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं।
हर बैक्टीरिया का अपना एक काम है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपका एक नाम दिख रहा है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये वो बैक्टीरिया है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किससे मिलती है? फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट को स्टोर करना है, तो इन्होंने कौन सा ग्रेन्यूल बनाया? वॉलेटिन ग्रेन्यूल। यानी कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी जो है उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टोर किया जिसका नाम है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। और ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल जो है वो ये समझो कि एक प्रकार से जो है एनर्जी के रूप में काम आते हैं, उनका खुद का न्यूक्लिक एसिड बना रहा है और पॉलीफॉस्फेट बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एक बैक्टीरिया है बेजियोटा और थायोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अगर बेजियोटा थायोबैसिलस, ये जो दो बैक्टीरिया दिख रहे हैं बेजियोटा और थायोबैसिलस, इनकी अगर बात करें तो इनको क्या करना है? इनको एनर्जी रिजर्व करनी है। सल्फर ऑक्सीडेंट बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। अब सल्फर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब एक साथ तो सल्फर प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो इनको क्या करना है? सल्फर प्रोड्यूस करने के लिए सल्फर को जो है होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए इनके पास हम कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? सल्फर ग्रेन्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है वो है आयरन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं आयरन बैक्टीरिया, जैसे मैं नाम बताता हूँ फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस, तो फेरोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको आयरन स्टोर करना है। ये आयरन जो है प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको स्टोर करना है, तो इसके लिए इनके अंदर कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं? आयरन ग्रेन्यूल। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नेटोस्पाइरिलम। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? मैग्नेटोस्पाइरिलम। इनको क्या करना है? इनको अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फील करना है। बैक्टीरिया भी कंपास की तरह काम करते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मैग्नेट के थ्रू जो कंपास बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन का है, वेस्ट डायरेक्शन का है। इस तरह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को जो है ओरिएंट करते हैं अलग अलग जगह। इसको मैग्नेटोटैक्सिस भी कहते हैं, मैग्नेट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोटैक्सिस। तो इसके लिए वो अपनी बॉडी में मैग्नेटाइट को स्टोर करते हैं, यानी Fe3O4 को स्टोर करते हैं। ठीक है, या Fe3H2 को भी स्टोर करते हैं। तो ये मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल। इसी प्रकार नेक्स्ट ग्रेन्यूल होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल कोई अलग नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वॉल्यूटिल ग्रेन्यूल। वॉल्यूटिल ग्रेन्यूल्स और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क इतना है कि इनको जब हम स्टेन करते हैं, इन बैक्टीरिया को जिनके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको जब हम स्टेन करते हैं, स्टेन का मतलब बैक्टीरिया को देखने के लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल करना, जब इनको स्टेन करते हैं तब इनका थोड़ा कलर अलग आता है, तो इसलिए हम इनको मैग्नेटोक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एक्चुअल में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स ही होते हैं। ये उन्हीं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनके अंदर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, जैसे देखो आपको पहला डायग्राम, पहला जो मैंने एग्जांपल बताया कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, इनके अंदर कौन से थे? वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इधर भी क्या लिखा हुआ है? कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो इन चारों बॉक्स को देखो, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के अंदर ही वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं और कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के अंदर ही मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है। इससे पता चलता है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स अलग नहीं है, ये एक्चुअल में वही वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है, वही फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स है। बस फर्क इतना है कि इनको स्टेन करते हैं जब लेबोरेटरी में, थोड़ा डिफरेंट कलर के आते हैं। ये ब्लू कलर की जगह दूसरे रेड कलर के आ सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, फॉस्फेट स्टोरेज कॉल्ड मेटाक्रोमेटिक बिकॉज दे स्टेन अ डिफरेंट कलर देन अ डाई यूज्ड। तो जब भी डाई यूज करते हैं तो अलग अलग कलर आता है, इसलिए इनको कहते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। बैक्टीरिया में लास्ट नंबर की जो इंक्लूजन बॉडी होती है उसको कहते हैं फूड रिजर्व। क्या कहते हैं? फूड रिजर्व। फूड रिजर्व का मतलब बैक्टीरिया कौन सा भोजन स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया जिस खाने को खाना चाहेगा उसको स्टोर करेगा। जैसे पहला लिखा है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रिजर्व कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन केस ऑफ स्टारवेशन। जब भी बैक्टीरिया को भूख लगेगी तो वो किसको खाएगा? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज कहाँ से मिलते? ग्लाइकोजन से। तो ऐसे जो भी एवरीथिंग, मतलब हर टाइप के बैक्टीरिया, एवरी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन केस ऑफ स्टारवेशन, जब भी भूख लगती है तो वो ग्लूकोज को ही खाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो ग्लूकोज ही देता है। और ग्लूकोज को खाएंगे तो उनकी बॉडी में क्या होगा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो लगभग मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं फूड रिजर्व के रूप में, वो कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो जैसे ई कोलाई है, बैसिलस है, इन सब में होता है। सेकंड नंबर पे आपको ग्रेन्यूल दिख रहे हैं PHB, यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रेन्यूल। ये वो ग्रेन्यूल्स हैं जो लिपिड के होते हैं, और ये लिपिड के है, इसका मतलब बैक्टीरिया को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। बैक्टीरिया को एनर्जी देते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर और रेल्स्टोनिया, इनके अंदर पाया जाता है। यानी जब भी बैक्टीरिया को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है
तो वो एक लिपिड को स्टोर करते हैं जिसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो भोजन के रूप में सल्फर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, यानी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आज का कंटेंट पढ़ाया। इस कंटेंट के अंदर मैंने बताया कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। तो मैंने आपको आज बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 4 चीजें पढ़ाई कि उसका डीएनए या न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, मीजोसोम क्या होता है और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। मेरा नेक्स्ट जो बैक्टीरिया का लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा कि बैक्टीरिया में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।